हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ़ंड हमने पिछली क्लास में आपको डिटेल में समझाया। आज हम म्यूचुअल फ़ंड की कुछ और जो चीज़ें रह गई थी उसमें उसको हम आगे कैरी करेंगे। हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फ़ंड कैसे काम करता है और म्यूचुअल फ़ंड के क्या बेनिफिट हैं और कौन कौन सी स्कीम हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और किस किस ऑब्जेक्टिव गोल के साथ में आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड मैनेज कैसे होता है और म्यूचुअल फ़ंड की जो दूसरी टर्म उसमें रह गई थी वो आज हम कवर करेंगे। मैं ईश्वर सिंह, टेक्निकल एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एवं मेंटर। आप मेरे वीडियोज़ को अंत तक देखें ताकि मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ म्यूचुअल फंड जैसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो चीज़ें आप तक पहुँच पाएँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में जो मैनेज म्यूचुअल फंड होता है वो दो तरीके से म्यूचुअल फंड मैनेज होता है। एक तो एक्टिवली मैनेज होता है और दूसरा पैसिवली मैनेज होता है। एक्टिवली कैसे मैनेज होता है कि ये टोटल का टोटल डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिशन पर, जो आपका फंड मैनेजर होता है, कि आपके फंड को उसमें कुछ रीएलोकेट करे, कुछ उसमें नई एडिशंस कर दे सिक्योरिटीज़ का, कुछ सिक्योरिटीज़ उसमें से ट्रांसफ़र कर दे, सिक्योरिटीज़ को चेंजेस कर दे। यानी कि एक फ़ंड, जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया और एक सर्टेन टाइम पर पहुंचने के बाद में उसमें ऐसा लगता है कि जिस स्टॉक को उसने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया था वो स्टॉक उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा अभी, तब ऐसी कंडीशन में क्या करता है, वो स्टॉक को रिप्लेस कर देता है, वो स्टॉक निकाल के दूसरा स्टॉक उसकी जगह उसमें शामिल कर दिया। ऐसे ही सेक्टोरियली भी, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट कर दी थी लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आने के कारण वो सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और किसी दूसरे सेक्टर में पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, तो वो उसको स्विच करके उस सेक्टर के अंदर उस फंड को एलोकेट कर देगा। यानी कि जो एक्टिवली जो मैनेज होता है, यहाँ पर टोटल का टोटल डिस्क्रिशन चलता है फंड मैनेजर का। क्योंकि फंड मैनेजर का इसके पीछे क्या परसेप्शन रहता है, इसके पीछे फंड मैनेजर का परसेप्शन रहता है कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो रिटर्न दे रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न वो अपने इन्वेस्टर को दे पाए। तो एक्टिवली जो फंड मैनेज होते हैं उसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा देनी पड़ती है आपको, क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज करना होता है और ये डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिशन पर, उसकी एजुकेशन पर, उसकी रिसर्च पर, उसकी एनालिसिस पर, कि उस फंड को किस तरीके से उसमें स्विच करे, किस तरीके से स्टॉक स्विच करे, किस तरीके से प्रोपोर्शन स्विच करे। सपोज कि इक्विटी का फंड ज़्यादा है, इक्विटी का प्रोपोर्शन उसको कम करना पड़े या फिर। तो एक्टिवली फंड मैनेज जो किया जाता है वो मैंने आपको बताया कि इसमें डिपेंड करता है उसका अपना रिसर्च, उसका अपना एनालिसिस, उसका अपना एक्सपीरियंस जो फंड मैनेजर होता है। इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न देने के लिए वो यहाँ कमिटेड रहता है और इस एवज़ में वो लगातार अपनी रिसर्च के माध्यम से, अपनी एनालिसिस के माध्यम से चीज़ों को स्विच करता रहता है, सेक्टर को स्विच करता रहता है, स्टॉक्स को स्विच करता रहता है, असेट क्लास को भी स्विच करता रहता है। तो ये रहा एक्टिवली मैनेज्ड फंड। यानी कि उसमें 24 घंटे उसको फंड मैनेजर को ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ एक फ़ंड है, उस फंड में उसे अच्छा रिटर्न लेकर आना है और उसके लिए उसको किस हिसाब से मैनेज करना है, ये कंसर्न उसके माइंड में चलता रहता है और वो अपने डिस्क्रिशन पर इस फंड को मैनेज करता है टोटल का टोटल। और दूसरा फंड रहता है पैसिव फंड। तो पैसिव फंड कौन सा होता है? पैसिव फंड होता है इंडेक्स फंड। यानी कि पैसे को उठाओ और इंडेक्स के अंदर उसको लगा दो। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ फंड मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता, क्योंकि जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही आपका फंड भी परफॉर्म करेगा। तो यहाँ आपको, आपके लिए एडवांटेज क्या रहता है? आपके लिए एडवांटेज रहता है कि एक्टिवली मैनेज फंड में हो सकता है कि फंड मैनेजर से कुछ चूक हो जाए या फिर कुछ गलतियां हो जाएं या फिर वो अपने हिसाब से चीज़ें अच्छी करना चाह रहा हो और आपको वो चीज़ें लॉस दे जाएं, क्योंकि लॉस की प्रोबेबिलिटी उसमें रहती है। अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करता है फंड मैनेजर, लेकिन उसमें लॉस आने की भी प्रोबेबिलिटी पूरी रहती है। लेकिन इंडेक्स बेस्ड फंड में क्या रहता है, यहाँ पूरा का पूरा एक बंच रहता है, पूरा डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो रहता है। जैसा कि आप इंडेक्स में देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, निफ्टी 50 जैसे हो गया, वहाँ पर 50 टॉप ब्लू चिप कंपनियों का एक इंडेक्स है, यानी कि वो डाइवर्सिफाइड है 50 कंपनीज़ पर। तो वो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट से क्या है कि जिस डायरेक्शन में इंडेक्स मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका फंड मूव करेगा। यहाँ पार्टिसिपेशन फंड मैनेजर का भी कम हो जाता है और आप भी बहुत ज़्यादा उसको देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका फंड परफॉर्म कर रहा है, अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपका फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ एक्टिवली जो मैनेज कराते हैं फंड को, वो कौन लोग मैनेज कराते हैं? जो रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और थोड़ी सी रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। और पैसिवली वो मैनेज कराते हैं फंड को
जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाना और आराम से फिर उसको जैसे इंडेक्स मूव करता रहे धीरे धीरे उस हिसाब से वो मूव करता रहे। इंडेक्स के इक्विवेलेंट रिटर्न लेने के लिए पैसिव फंड्स में पैसा लगाया जाता है और इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए एक्टिव फंड्स के अंदर पैसा लगाया जाता है। ठीक है, अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है ईटीएफ्स। ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? ये म्यूचुअल फंड नहीं होते और ये इंडेक्स भी नहीं होते, लेकिन ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं और ये इंडेक्स की तरह भी होते हैं। यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स का एक बंच होता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड इसलिए नहीं होता क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट ट्रेड होता है, एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्ट ट्रेड होता है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो अपना अकाउंट खुलवाकर अपनी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कर रहा है, वो ईटीएफ्स के अंदर ऐसे ट्रेडिंग कर सकता है जैसे वो एक इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि उसको खरीदा, प्राइस उसका ऊपर गया, उसको बेचा, नीचे प्राइस आया, उसको खरीदा, तो वो सारी चीज़ें, वही स्टॉप लॉस, वही टारगेट, उस हिसाब से उसको ट्रेड करता है जैसे कि एक इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक को ट्रेड करता है। बेनिफिट यहाँ इतना ही रहता है कि बंच रहता है। जैसे इंडेक्स में बहुत मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, ऐसे ही ईटीएफ के अंदर भी मल्टीपल स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो आप ईटीएफ्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है सिप, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी। अब सिप क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किया, लमसम आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने इस साल इन्वेस्टमेंट किया, फिर आप उसको टिक टू टिक आप उसको वॉच करोगे, आपको एक एनएवी प्राइस मिल जाएगा। एनएवी प्राइस ऊपर जाता है तो आपका फंड आपको कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं सिप के अंदर, ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, यानी कि हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। तो ये प्री डिसाइडेड रहता है कि किस फंड के अंदर आप अपना पैसा लगा रहे हैं। फंड डिसाइडेड हो गया फंड मैनेजर के बीच में और आपके बीच में। जिस भी फंड में आपने पैसा लगाया, ग्रोथ फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, आप इक्विटी फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप सेक्टर फंड के अंदर आपने पैसा लगाया, या डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर लगाया, या फिर डेट फंड के अंदर, या फिर बैलेंस्ड फंड के अंदर, जिस भी फंड के अंदर आपने पैसा लगाया, वो पैसा कैसे लगा? आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। यानी कि हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि प्री डिटरमाइन है, प्री डिसाइडेड है, वो हर महीने आपकी होती चली जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज 1500 रुपीज़ आपको पर मंथ उसमें सिप करना है, तो अभी जो यूनिट का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 30 रुपीज़। जो आपने फंड लिया तो आपको यूनिट मिला 50। अगर उसका प्राइस करेक्ट हो जाता है 25, ये करेक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट के करेक्शंस का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मार्केट किसी भी साइड में मूव करे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड में बहुत ज़्यादा करेक्टिव अगर मार्केट हो जाती है, या फिर मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म का ज़रूरत नहीं है। और मार्केट अगर सडन करेक्ट भी हो जाती है तब भी आपको पैनिक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप जिस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो मार्केट चाहे किसी भी लेवल पर जा रही हो, हर लेवल पर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करते चले जा रहे हो। तो अभी क्या हुआ, 1500 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और यूनिट का प्राइस है 30, यानी कि आपको यूनिट कितना एलोकेट हुआ? 50 यूनिट। अगर सपोज उसका प्राइस करेक्ट होकर 25 हो जाता है तब आपको कितना यूनिट मिलेगा? 75। उसका प्राइस 20 हो जाता है तब आपको यूनिट कितना मिलेगा? 20 होने पर 75 आपको मिला, 25 होने पर आपको 60 यूनिट मिला, 15 हो जाता है आपको 100 यूनिट मिलेगा, 10 हो जाता है आपको 150 यूनिट मिलेगा। तो ऐसे करके अगर उसका प्राइस करेक्ट होकर नीचे आया, लेकिन प्राइस करेक्ट होने के बावजूद आपकी यूनिट्स बढ़ी, तो ये तो एक मैंने शॉर्ट टर्म का आपको एक थ्योरी दिया, 5-6 महीने का थ्योरी दिया कि 5-6 महीने अगर किसी स्टॉक का प्राइस करेक्ट हो रहा है, किसी फंड का प्राइस करेक्ट हो रहा है, तब आप एनएवी उसकी यूनिट्स जो उसकी हैं वो एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं। पहले यूनिट आपको 50 आ रही थी, आज यूनिट आपको 150 आएगी। अब एक टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि सिप में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, आगे चलकर मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने मूव करना है। जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो आपने सबसे कम प्राइसेस पर जो यूनिट परचेज करी थी, यानी कि ज़्यादा पर यूनिट परचेज करी थी, तो रिटर्न भी उसी प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। तो इसमें क्या रहता है कि मार्केट का रिस्क खत्म हो जाता है, मार्केट का जो रिस्क रहता है वो मिटिगेट हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है। जिस भी लेवल पर मार्केट गया उसी लेवल पर आपका उसमें इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगली चीज़ क्या रहती है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कौन सा होता है कि आप उसमें अगर चाहें तो अपने फंड को क्लोज करके, आपका फंड का मैच्योरिटी पूरा हो गया है और मैच्योरिटी के बाद में आपको रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है, आप एक जॉब पर थे लेकिन अभी आप रिटायरमेंट पर आ चुके हो, रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली इनकम चाहिए, तो अभी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल जो म्यूचुअल फंड के अंदर है वो 5 लाख रुपए है, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आपको विड्रॉ चाहिए ताकि आप उसमें अपने खर्चे निकाल सकें।
तो सपोज आपको 10,000 रुपये महीने की रिक्वायरमेंट है, तो आप सारे के सारे फंड को डिसॉल्व नहीं करेंगे। आप उसमें से क्या करेंगे, 10,000 निकाला, उसमें 4,90,000 फंड के अंदर बचा, फिर वो फंड परफॉर्म भी कर रहा होता है और वो फंड ग्रो करके 4,92,000 4,95,000 पहुंचा। अगले महीने फिर आपने 10,000 निकाल ले, जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगी। तो ऐसे जितना जितना आप उसमें से इनकम, जितना जितना आप एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट आप निकालते जाएंगे और जो बचा हुआ अमाउंट उसके अंदर रहेगा वो भी परफॉर्म करता रहेगा। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है, कई बार क्या रहता है, एक फंड की मैच्योरिटी हो गई और आपको अभी इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू रखना है, लेकिन एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, अपना पॉकेट से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तब क्या करेंगे आप, तब उस फंड से ही वो जो निकलेगा हर महीने का 10,000 रुपीज़ यानी कि SWP के जरिए वो वहाँ से निकलेगा दूसरे फंड में चला जाएगा, वहाँ से निकलेगा दूसरे फंड में चला जाएगा। ये फंड भी आपका परफॉर्म कर रहा है, इधर से नया फंड भी आपका परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगला रहता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान कौन सा होता है कि आप इसको अकॉर्डिंगली स्विच कर पाते हैं। आगे अभी आपका क्या है कि डेट का रेशो बढ़ा हुआ है, 70% आपका डेट ले रखा है आपने और 30% आपने इक्विटी ले रखा है। लेकिन अभी क्या है कि आपको लगता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो आप इक्विटी के प्रोपोर्शन को उसमें बढ़ा देते हैं और डेट का प्रोपोर्शन उसमें कम कर देते हैं। कभी आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करने वाला, इक्विटी का पोर्शन कम कर लिया और डेट का फंड उसमें बढ़ा दिया, डेट का प्रोपोर्शन उसमें बढ़ा दिया। तो इस तरीके से फंड मैनेज होता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आपको समझ आया होगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको समझ में आया होगा और सिर्फ मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अभी कंक्लूजन ये है इस पूरे के पूरे वीडियो का कि म्यूचुअल फंड सही है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कीजिए। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट की किसी भी एडवर्स मूवमेंट से आप बच जाएंगे, उससे आपका रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। आज म्यूचुअल फंड की क्लास में इतना ही। मैं समझता हूं कि दोनों क्लासों के अंदर म्यूचुअल फंड आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ में, कुछ नई थ्योरीज के साथ में हम फिर से हाजिर होंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं फिर से आपको अपील करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आपने इसको लाइक और इसको शेयर नहीं किया है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।